गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हमारा अमाइंस वाला चैप्टर चल रहा था और विद इन दिस चैप्टर मैंने आप लोगों को प्रिपरेशंस ऑलरेडी करवा दी थी। 6 प्रिपरेशंस हम लोगों ने करी थी। लास्ट प्रिपरेशन जो मैंने आपको करवाई थी दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी करवाए थे मैंने आपको। क्या आपको वो क्वेश्चंस भी क्लियर हैं? आप सब लोगों को मैंने क्वेश्चन लिखवाया होगा कि द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमीन्स। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस सिर्फ प्राइमरी एमीन्स बनाने के ही काम आता है। उसका रीजन आपको ये बताया था कि जो इस रिएक्शन में हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया ना, तो थैलेमाइड मॉलिक्यूल, उस थैलेमाइड मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे एक्चुअली एक ही डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन था और उस एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन के बदले पहले आप एक पोटेशियम लाते हैं और फिर उस एक पोटेशियम के बदले एक अल्काइल ग्रुप आता है। सिंगल अल्काइल ग्रुप कैन बी रिप्लेस कैन रिप्लेस दिस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन सिर्फ एक सिंगल अल्काइल ग्रुप से ही रिप्लेस करा जा सकता है। अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन होते तो 2 अल्काइल ग्रुप भी आ सकते थे, 3 हाइड्रोजन होते तो 3 अल्काइल ग्रुप भी आ सकते थे और हमें सेकेंडरी और टर्शियरी मिल सकता था, लेकिन नहीं मिल पाता। So because of the presence of only one displaceable hydrogen, we can just generate the primary amines. और एक रिएक्शन मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी करवाया होगा कि this Gabriel thalamide synthesis can only be used for the synthesis of aliphatic amines। हम इसमें aromatic amines नहीं बना सकते, aryl amines नहीं बना सकते। तो उसका रीजन याद है सब लोगों को? क्या था बताओ शांभवी? एराइल अमीन्स बनाने के लिए हमें इसका अटैक एराइल हैलाइड पे करवाना पड़ेगा। और जो थैलेमाइड मॉलिक्यूल बना था हमारा पोटेशियम थैलेमाइड में, जब ये थैलेमाइड आयन बना था, तो दिस थैलेमाइड आयन वाज अनेबल टू सब्स्टिट्यूट द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द CH बॉन्ड ऑफ एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड का जो CH बॉन्ड है उसमें जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा ये न्यूक्लियोफाइल। सो दैट्स व्हाई एराइल हैलाइड्स बनाना पॉसिबल नहीं है। एल्काइल अमीन्स, एराइल अमीन्स बनाना पॉसिबल नहीं है, एल्काइल अमीन्स बना सकते। बताइए आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह क्लियर थे? यस सर। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी प्रिपरेशंस करवाई थी, जैसे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन थी। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपको याद होगा जो भी हमने अमाइड लिया, उस अमाइड को जब हम ब्रोमीन और KOH से रिएक्ट करवाते थे तो बीच का CO निकल जाता था और RNH2 बन जाता था सीधे अमाइन विद 1 कार्बन एटम लेस। इसके अलावा साइनाइड्स के रिडक्शन से मेंडियस रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन भी करवाया था और हॉफमैन्स अमोनोलिसिस जैसी प्रिपरेशंस भी करी। पक्का क्लियर है? किसी भी प्रिपरेशन में कोई डाउट तो नहीं है? आप सब लोगों को समझ में आ गया था? ठीक है, आज की क्लास में वी विल कंटिन्यू विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। सब लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिए और उसके बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ वंशिका बोलो। सर जब हमने SN और HCl को रिएक्ट करवाया था और Fe और HCl को, तो सर जो हाइड्रोजन निकलेगी वो भी पॉप अप साउंड से रिलीज होगी, राइट? हाँ, किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन एसिड में से पॉप अप साउंड के थ्रू रिलीज होती है। यस सर। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। देखो पहले देख लेना ध्यान से, बोर्ड पे देखिए। अमाइंस का जनरल फॉर्मूला होता है RNH2, हम ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो NH बॉन्ड होता है पोलर होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा और दोनों हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इमेजिन करो एक वाटर मॉलिक्यूल ये और एक वाटर मॉलिक्यूल ये है। वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, इनके ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल नेगेटिव। तो देखिए जब अमाइंस को वाटर में मिलाएंगे तो इसका H इसके O के साथ और नीचे वाला H इसके O के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। आप देख रहे हैं, दीज आर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, और हर वो चीज जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है वो वाटर में डेफिनेटली सॉल्युबल होती है। और अमाइंस तो बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहे हैं, एक एक अमाइन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है। ठीक है, तो लिखिए पहली प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी में, all amines are readily soluble in water. All amines are readily soluble in water
All amines are readily soluble in water due to their ability to form intermolecular hydrogen bonds with water. Due to their ability to form intermolecular hydrogen bonds with water. Due to their ability to form intermolecular hydrogen bonds with water. लिखा और ये बना लीजिए, ये ड्रॉ करिए। हर वो चीज जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वो वाटर में डेफिनेटली सॉल्युबल होती है। सो इवन दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। आप में से कोई बता सकता है कि किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होना किस चीज पर डिपेंड करता है? कैसे पता चलता है कंपाउंड हाई बॉइलिंग हो गए? हाँ बोलो संस्कृति। So the intermolecular bonds. देखो सॉल्युबिलिटी तो इस बात पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही। सॉल्युबिलिटी तो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा गिवन कंपाउंड वाटर के साथ किस तरह से इंटरैक्ट कर रहा है, वाटर के साथ किस तरह की फोर्सेस बना पा रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट हाई होना इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा कंपाउंड अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कितना टाइटली पैक्ड है। ये एक अमीन का मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे अमाइन के मॉलिक्यूल अमाइन 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 अगर टाइटली पैक्ड होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, तो फिर डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। क्योंकि बॉइलिंग में हमें बेसिकली मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से दूरी तो करना होता है। बॉइलिंग में हमें लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है, और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर दूर करना है। और अगर वो पास पास जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, तो डेफिनेटली उन्हें दूर करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगी। तो ऐसे कंपाउंड्स हाई बॉइलिंग होंगे जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के साथ नहीं, खुद के साथ। सही है। तो देखते हैं कि अमाइन ने वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, क्या अमाइन अमाइन आपस में बना पाएंगे यानी? तो लिखिए पहले इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखिए। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स, both primary and secondary amines, are high boiling compounds, since they are all associated together थ्रू स्ट्रॉन्ग। अभी तो आपने लॉगिन कर लिया था यहाँ पे सर, वो फिर सुना कुछ? बताओ सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बताया मैंने? तो फिर करा ही क्यों? चलिए ठीक है, क्या बोला मैंने लास्ट लाइन? The primary and the secondary amines are high boiling compounds. Both primary and secondary amines are high boiling compounds, since they are all associated together through intermolecular hydrogen bonds. Associated together through intermolecular hydrogen bonds. However, the tertiary amines are low boiling compounds. Tertiary amines are low boiling compounds due to the absence of hydrogen bonding.
due to the absence of hydrogen bonding. Tertiary amines are low boiling compounds due to the absence of hydrogen bonding. लिखा? देखिए बोर्ड पे तीन स्ट्रक्चर्स मैं आपके सामने बना रहा हूं, पहले देखिएगा। प्राइमरी RNHH, ये प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला है। एक और RNHH, ये भी प्राइमरी एमीन है। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना सकता हूं मैं एक के आगे, ये सब प्राइमरी एमीन है। RNH2, एक R लगा हुआ है एंड पे और दो H लगे हुए हैं, तो ये प्राइमरी एमीन्स हैं। आपको पता है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसका H इसका N से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी अमीन के वेरियस मॉलिक्यूल तो आपस में टाइटली पैक्ड हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। लेट अस चेक अबाउट सेकेंडरी अमीन्स। RNHR, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, दो R लगे हुए। इसी तरह से RNHR, RNHR। आप देखिए यहां पे भी एक इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इसके पार्शियल नेगेटिव नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस चेक अबाउट द टर्शियरी अमीन्स। RNRR, H ही नहीं है इसमें। तो आप देखिए टर्शियरी अमीन में तो नाइट्रोजन पे जितने भी H थे सब हटा के हमने RR लगा दिए। अब एक टर्शियरी अमीन जब बराबर वाले दूसरे टर्शियरी अमीन के पास आएगा भी, तो हाइड्रोजन जब तक नहीं होता तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ना होती है। तो टर्शियरी अमीन्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही लो बॉइलिंग होंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी। देखिए आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से इस पे एक पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, तो पोलैरिटी इसमें भी है, पोलैरिटी इसमें भी है, तो डायपोल डायपोल तो होंगे एटलीस्ट, लेकिन इनकी तरह स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही हाई होती है। रिलेटेड टू दीज टर्शियरी अमीन थोड़े लो बॉइलिंग, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। क्लियर है? मैंने आपको थ्योरी ऑलरेडी लिखवा दिया है, बस प्राइमरी सेकेंडरी का स्ट्रक्चर बना लीजिए, टर्शियरी में तो कुछ बनाना नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर लीजिए। और बताइए आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes, sir. ओके। सर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए बोली है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बन रहा है और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड है दूसरे नाइट्रोजन से। हाँ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम तब बोलते हैं वंशिका, जब हाइड्रोजन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से ही हो। यस सर। इसके बाद अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई, इसको नोट करने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल लीजिएगा। देखिए द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो कंफर्म टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अमाइंस में, ये जो अमाइंस वाला चैप्टर है ना, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर मैं 3 टॉपिक्स ऐसे आपको बताऊंगा जो पूछे ही जाएंगे। एक तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, जो मैंने 2 क्वेश्चंस लिखवाए। दूसरा, अब जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं वो भी कंफर्म आएगा, मैं उसका रीजन भी बताता हूं कि क्यों आएगा वो। केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल ली सबने? यस सर। देखिए आप आपसे पहले जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो 12th में ही, इसी क्लास में, उसमें आपको याद होगा आपने एसिडिक नेचर 3 बार पढ़ी अब तक।
एसिडिक नेचर मैंने 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पे पढ़ा चुका हूं आपको। सबसे पहले मैंने अल्कोहल में पढ़ाई थी वीकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, फिर हमने फिनॉल में पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, और अभी हमने रिसेंटली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एसिडिक नेचर पढ़ा। हर बार आपको वही बातें बताई गई कि एसिड की 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो चारों कैरेक्टरिस्टिक शो कर देते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्गर एसिड होती हैं, सब बताया ना। तो ये तो एक फ्रीक्वेंटली अकरिंग टॉपिक हो गया जो बार बार आ रहा था, आपको आ भी गया। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम आज की क्लास में मैं किसी फंक्शनल ग्रुप में आपको बेसिक नेचर पढ़ाऊंगा। आपके पूरे एंटायर ऑर्गेनिक सिलेबस में बेसिक नेचर वाला यही एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसलिए बेसिक नेचर पे क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि आपने और कहीं नहीं पढ़ी, इसी में पहली बार पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो आपका बेसिक नेचर की जो नॉलेज है वो जज करने के लिए इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, यही अकेला फंक्शन ग्रुप है, इसलिए जरूर पूछा जाएगा बेसिक नेचर पे क्वेश्चन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी की हेडिंग डाल लीजिए, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। कंफर्म टॉपिक है, आता ही आता है, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। देखिए अमाइंस क्यों बेसिक होते हैं, अच्छे बेस होते हैं या पुअर बेस होते हैं, वेरियस अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करेंगे, उन सब बातों से पहले आपको यह समझना होगा कि बेस होता क्या है, व्हाट इज अ बेस। एक्चुअली आप सब लोगों को मालूम होगा कि बेस, एसिड्स और बेस को डिफाइन करने के लिए 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। देयर आर 3 थ्योरीज टू describe the concept of acids and bases. The very first and the oldest theory was the Arrhenius acids and bases. जो आप बिल्कुल लोअर क्लासेस में आप सबसे पहले जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना आपको, कि एसिड वो होता है जो H+ देता है और बेस वो होता है जो OH- देता है, वो अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है। Arrhenius acid is the molecule that furnish H+ ions on dissolving in water, and Arrhenius bases are those which furnish OH- ions on dissolving in water. ये तो आपको मालूम होगा सबको, एसिड वो है जो H+ देता है, बेस वो है जो क्या देता है, OH-। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या अमाइंस OH दे सकते हैं? नो सर। क्या अमाइंस OH दे सकते हैं? इसके अंदर तो O ही नहीं है, OH कैसे देंगे? तो डेफिनेटली अर्हीनियस की थ्योरी के हिसाब से तो ये बेस नहीं होंगे, अर्हीनियस के हिसाब से तो बेस नहीं होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कोई दूसरी थ्योरी अप्लाई करते हैं। फिर सेकंड थ्योरी थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कांसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि H+ देने वाला अगर एसिड है तो H+ लेने वाला बेस, ठीक है। प्रोटॉन डोनर इज एन एसिड, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर शुड बी अ बेस। तो ब्रॉन्स्टेड ने बेस OH देने वाले को नहीं बोला, उसने कहा जो H+ ले ले वो बेस है। देखते हैं H+ ले सकता है कि नहीं। देखिए नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, और अगर इसके पास कोई H+ आ जाए तो आपको मालूम है H+ को हम प्रोटॉन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता था, वो इलेक्ट्रॉन भी आपने निकाल लिया, तो अब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए अपनी नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी होती है, यानी कि ऑक्टेट नहीं ड्यूप्लेट पूरा करना होता है। हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट नहीं पूरा करता, हाइड्रोजन तो हीलियम जैसा बनके ड्यूप्लेट पूरा करता है। कितने इलेक्ट्रॉन अटेन करने होते हैं इसे अपनी वैलेंस शेल में? 2। तो अभी इसके पास एक भी नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि कहीं से इसे 2 मिल जाए। नाइट्रोजन के पास 2 फ्री बैठे हुए हैं, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसे दे देगा और ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव। तो क्या हम कह सकते हैं अमीन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो इसका मतलब ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से ये बेस है, अर्हीनियस के हिसाब से बेस नहीं है, क्योंकि OH तो नहीं दे रही है, लेकिन H+ ले तो रहा है, तो अमाइंस आर द ब्रॉन्स्टेड बेसिस। अभी एक तीसरी थ्योरी भी है, वो भी चेक कर देख लेते। द थर्ड कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय लुईस एसिड्स एंड बेसिस। उसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग था, उसने H और OH की टर्म्स में नहीं बताया। लुईस ने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एन एसिड एंड एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज अ बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में लुईस ने बताया जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लें वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दें वो बेस। एक बार फिर से देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि यहां नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा है? यस सर। क्या नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे रहा है? तो फिर तो ये लुईस बेस भी हुआ, सही है। इनफैक्ट हर लुईस बेस एक ब्रॉन्स्टेड बेस होता है, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस वो है जो H+ ले, और H+ लेने के लिए अपना लोन पेयर H+ को देना पड़ेगा, तभी तो H+ लिया जाएगा। जब तक आप लोन पेयर नहीं दोगे
तब तक H प्लस आएगा ही नहीं इसके पास, तो लोन पेयर देकर ही H प्लस को लिया जाता है, यानी कि हर लुईस बेस एक ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। समझ रहे हैं? तो अमाइंस आर बोथ द लुईस बेसिस एज वेल एज द ब्रॉन्स्टेड बेसिस, बट दे आर नॉट द अरेनियस। OH नहीं दे सकते हैं, लेकिन H प्लस ले सकते हैं, अपना लोन पेयर H प्लस को दे सकते हैं, तो ये लुईस बेस भी है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस। समझे यार आप? तो पहले तो यही लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखिए इनकी बेसिक नेचर के अंदर, amines are both the Bronsted bases as well as the Lewis bases due to the presence of a lone pair over nitrogen, due to the presence of a lone pair over nitrogen, through which they can easily accept a proton. फर्दर लिखिए। अब ये आपको ये इक्वेशन नोट नहीं करनी, ये नोट ही नहीं करनी आपको, अभी मैं इसे दूसरे तरीके से नोट करवाऊंगा। फर्दर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, द बेसिक स्ट्रेंथ of various amines can be compared on the basis of their Kb, or pKb values, ये b जो है ना k के सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, k के नीचे छोटा सा b बना हुआ है, kb और pkb वैल्यूज। अब इसका क्या मतलब है? लास्ट लाइन जो मैंने लिखवाई कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस अमाइंस कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर kb एंड pkb वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। कुछ भी नोट मत करिएगा अभी। देखो, लेट दिस बी एन अमाइन। आप इमेजिन करो अमाइन को आपने एक वाटर से भरे हुए बीकर में ड्रॉप कर दिया, एक बीकर में ड्रॉप करा जिसमें पानी था। लेट दिस बी वाटर। तो मैंने आपको बताया कि अमाइन्स आर द ब्रॉन्स्टेड बेसिस, दे एक्ट एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जब नाइट्रोजन ने देखा कि वाटर में से एक प्रोटॉन निकाला जा सकता है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू इसमें से H प्लस को निकाल के ले आया, ठीक है। और जब नाइट्रोजन H प्लस को निकाल के ले आया तो ये बना RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं, वीक चीजें होती हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होती हैं, ठीक है। तो अमाइंस बेसिक हैं लेकिन वीक बेसिस हैं एज कंपेयर टू NaOH, KOH उनके कंपैरिजन में। जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आप लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये याद होगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर RNH3 पॉजिटिव into OH negative divided by concentration of RNH2 into concentration of water। ये भी क्लियर है। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप ये भी याद रखिए, ये भी आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, और रिसेंटली मैंने आपको
केमिकल काइनेटिक्स में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ने भी बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में होता है, और जो चीज लार्ज एक्सेस में होती है उसकी कंसेंट्रेशन नियरली कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि देखिए लार्ज एक्सेस, मान लीजिए आपने इसके लिया 100 मोल्स, इसका 1 मोल लिया, ठीक है, ये सॉल्यूट है आपका, सॉल्यूट तो हमेशा कम लेते हो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, इसका आपने 1 मोल लिया, इसके 100 मोल लिए, ठीक है। अब इक्वेशन से दिख रहा है एक अमाइन एक H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो 1 मोल अमाइन इसमें से 1 मोल वाटर को लेके उधर चला जाएगा, फिर भी 99 तो बचेंगे इधर, तो हम कहेंगे वाटर की कंसंट्रेशन तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जितना लेकर चले थे ऑलमोस्ट सारा का सारा बचा हुआ है, सही है। तो जो चीज लार्ज एक्सेस में होती है ना उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आते, उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं। 100 में से 99 अब भी बचे हुए हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हमेशा हर इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को कांस्टेंट लिया जाता है, और अगर नियरली कांस्टेंट लिख देते, नियरली कांस्टेंट, तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नियरली कांस्टेंट तो हमने सोचा क्यों ना इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मर्ज करके एक नया कांस्टेंट बना दिया जाए, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने Kc इनटू वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर को इधर लाए Kc से मल्टीप्लाई करा और एक नया कांस्टेंट बना दिया Kb, where Kb is called the dissociation constant of a base, बेसिस के लिए Kb और एसिड्स के लिए Ka होता है, ठीक है। सो Kb, ये सब आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, वो बता रहे कि भूल गए, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो देखिए ये हो जाएगा अगला एक्सप्रेशन Kb, वाटर तो इसके साथ मर्ज हो गया, अब ये बचेगा Kb इंटू RNH3 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा सिर्फ RNH2, वाटर वाली टर्म प्लेस के साथ मर्ज, पता चल जाएगा भी क्या मतलब है। Kb इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। अब क्या होता है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, इससे पता क्या चलता है, आप बताइए Kb की वैल्यू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स देखो और बताओ Kb की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, जब न्यूमरेटर में रखी हुई ये दोनों कंसंट्रेशन ज्यादा होंगी। RNH3 की कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगी, ये जो RNH3 है ज्यादा कब बनेगा, जब आपका ये अमाइन ज्यादा से ज्यादा H+ लेगा, और अगर ये अमाइन ज्यादा से ज्यादा H+ ले रहा है तो ये अच्छा बेस है, समझ रहे हैं। तो मतलब एक अच्छे बेस के लिए Kb की वैल्यू ज्यादा आएगी, बताइए। तो Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए मैं एक NH3 देता हूं, अमोनिया भी बेस होता है, इसके पास भी लोन पेयर है, और एक RNH2 देता हूं, ये कोई अल्काइल अमीन है, इसके लिए मैंने Kb की वैल्यू आपको बताई, सपोज कीजिए 4 और इसके लिए बताई 5, तो कौन ज्यादा अच्छा बेस है, जिसकी Kb की वैल्यू ज्यादा है। हायर द वैल्यू ऑफ Kb मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, क्योंकि Kb की वैल्यू ज्यादा तभी आती है जब कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा बनता है, इसे बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा तभी बनेगा जब आपके बेस ने ज्यादा से ज्यादा H+ लिए हों, इसका मतलब वो अच्छा बेस रहा, समझ रहे हो। तो Kb तो समझ में आया। अब देखो H+ पे जब आप नेगेटिव लॉग लगाते हो, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ की कंसेंट्रेशन, तो आपको याद होगा इसे बोलते थे हम pH, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ की कंसेंट्रेशन इज pH। pH की डेफिनेशन याद है, pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो बेसिकली किसी भी टर्म से पहले ये P लगा हुआ है ना, तो P का मतलब होता है नेगेटिव लॉग, P कहीं से भी पहले लगा दिया जाए तो नेगेटिव लॉग। तो अगर मैं Kb का नेगेटिव लॉग ले लूं, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, तो ये हो जाएगा Pkb, और Pkb इज इनवर्सली रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ। क्योंकि जब आप किसी वैल्यू पे नेगेटिव लॉग ले लेते हो ना तो वो उल्टी हो जाती है वैल्यू, नेगेटिव लॉग में, सही है। सो Kb तो डायरेक्टली रिलेटेड था बेसिक स्ट्रेंथ के, लेकिन Pkb इनवर्सली रिलेटेड बेसिक स्ट्रेंथ के। तो अगर इसका Kb ज्यादा है, सॉरी इसका Kb ज्यादा है तो इसका Pkb कम होगा, समझिए। अमाइन RNH2 का अमोनिया के कंपैरिजन में RNH2 की Kb की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब Pkb की वैल्यू कम होगी। सब लोग बताइए जिसका Pkb कम है वो ज्यादा अच्छा बेस, या जिसका Pkb ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा बेस,
इसका कम है। जिसका इसका pKb कम कम है। है वो उतना अच्छा बेस। तो यही मैंने आपको लिखवाया है लास्ट में कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस अमाइंस कैन बी कंपेयर्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर Kb एंड pKb वैल्यूज। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पहले आप ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट करिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, और बताइए आपको Kb और pKb का मतलब समझ में आया कि नहीं। भूमिका, दर्शिता, दिशा, Yes, sir. इशिता, Yes, आपको sir. क्लियर है? यस सर। ओके, सबको क्लियर है। टिया, याशिका, विवेक, तुषार, ओके, नोट करिए। नोट करते ही बता दीजिएगा मुझे। Done, sir. ओके, सर डन। देखिए मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के बेसिस, और वो तीनों ही क्वेश्चन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो तीसरे नंबर में क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो जरूर आता है एग्जाम में। मतलब देखिए मैं आपको एक चैप्टर में बहुत सारी चीजें बोल देता हूँ, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, उतनी वेटेज का चैप्टर नहीं होता होगा, लेकिन एक्चुअली वो सब आता है, क्योंकि आपके बोर्ड्स के पेपर के ना सेट्स होते हैं, 2 या 3 सेट, तो तीनों सेट में मिला के वो सब आता है। हो सकता है आपके सेट में ना आए, किसी दूसरे सेट में आए, लेकिन वो आता जरूर, समझ रहे हैं? तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी किसी ना किसी सेट में आएगा, और ये भी पोर्शन आएगा, और अभी एक टॉपिक और बताऊंगा वो भी जरूर आएगा। ठीक है, तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, शुरू के 2 क्वेश्चंस सिंपल हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन। विच आउट ऑफ, पहला क्वेश्चन लिखिए, विच आउट ऑफ ethylamine and ammonia, which out of ethylamine and ammonia, which out of ethylamine, amine and ammonia is more basic and why? Out of ethylamine and ammonia is more basic and why? आपसे पूछा गया है C2H5NH2 और अमोनिया में से कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों? देखिए जब भी आपको 2 बेसिस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आए, तो आप पहले दोनों में H प्लस ऐड करके दोनों का कॉन्जुगेट एसिड बना। अगर ये नाइट्रोजन पे अटैक करता है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा C2H5NH3 पॉजिटिव, और
इसी तरह से अमोनिया अगर एक प्रोटॉन लेता है तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव। और आपको मालूम है जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये H+ लेके जल्दी से उधर जाना चाहेगा, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये H+ पहले लेके उधर जाना चाहेगा। तो बेसिकली कौन अच्छा बेस है ये इस बात पर डिपेंड करेगा किसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल। आप बता सकते हो किसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है? व्हाई द फर्स्ट वन? और कोई जो ऑनलाइन है वो बता सकता है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? अपर्णा? सर NH4 पॉजिटिव। ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? रीजन? और कोई बताइए, सबको पता चल रहा है कि नहीं कौन ज्यादा स्टेबल है? विद द रीजन? The first one, because ethyl group is electron releasing group, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है पॉजिटिव चार्ज। यस अर्षद, बिल्कुल सही बताया आपने। ध्यान से सुनिए, कोई भी अल्काइल अमीन, इस क्वेश्चन में बेशक आपसे पूछा गया है विच आउट ऑफ इथाइल अमीन या अमोनिया, लेकिन अगर इथाइल की जगह कोई और भी अल्काइल बोल देते तो हर अल्काइल अमीन अमोनिया से तो ज्यादा बेटर बेस होगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप चाहे यहां पे लगाओ, बिकॉज दीज अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर प्लस आई इफेक्ट, और अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये इस पॉजिटिव को रिड्यूस कर देंगे। यहां पे पॉजिटिव बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा ऐसा का ऐसा, ठीक है। और आपको पता है चार्ज की प्रेजेंस किसी भी मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाती है। आप चार्ज जितना कर पाओ उतना ज्यादा आप स्टेबिलिटी की तरफ ले जा पाते हो मॉलिक्यूल। तो क्या हम कह सकते हैं अल्काइल अमीन्स के जो कॉन्जुगेट एसिड्स हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द प्लस आई इफेक्ट, देयरफॉर एवरी अल्काइल अमीन विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया। अमोनिया से तो ज्यादा बेसिक ही होंगे सारे अल्काइल। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आंसर में ये दोनों रिएक्शंस लिखिए, बाकी थ्योरी लिखवाता हूं मैं। लिखिए, all alkyl amines are more basic. All alkyl amines are more basic. All alkyl amines are more basic than ammonia. All alkyl amines are more basic than ammonia since their conjugate acids are stabilized. Since their conjugate acids are stabilized by the plus I effect of stabilized by the plus I effect of electron releasing alkyl group. Plus I effect of electron releasing alkyl groups. लिखा? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इथाइल अमीन को अमोनिया से कंपेयर करा, अब हम इसी इथाइल अमीन को एनिलीन से कंपेयर करें। अगला क्वेश्चन लिखिए, विच आउट ऑफ इथाइल अमीन एंड एनिलीन, विच आउट ऑफ इथाइल अमीन एंड एनिलीन is more basic and why? Which out of ethylamine and aniline is more basic and why? आप कोई मुझे अपना आंसर बता सकता है?
इथाइलमीन और एनिलीन में से कौन ज्यादा बेसिक होगा और क्यों? रीजन किस में, इसमें या इसका कॉन्जुगेट एसिड में? सब लोग बताइए। एक आंसर आया एनिलीन, बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है? आप बताओ सब लोग। मोनिका आप बताओ। यहां सब लोग एनिलीन बोल रहे हैं। यस शिखा? ethylamine. शिखा से इथाइलमीन। ओके, व्हाई नॉट एनिलीन? Sir, कोई रीजन? because एनी ethylamine नहीं aniline phenyl group तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है ना। ओके, तो आप बोल रहे हो कि एनिलीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है इसलिए नहीं। अलीशा आप कुछ बोल रहे थे? सर एनिलीन। एनिलीन। दिशा, दर्शिता, क्षितिज, महेश आप लोग भी बताइए सब लोग। देखो मैं बताता हूं। अगेन द आंसर इज इथाइलमीन, एनिलीन नहीं। देखो ये मत सोचा करो कि जहां पे भी रिंग है वहां रेजोनेंस उसके फेवर में ही काम कर रहा होगा। कई बार रेजोनेंस अगेंस्ट काम कर जाता है। रेजोनेंस तो होता है रिंग वाली चीजों में, लेकिन देखो रेजोनेंस प्रोडक्ट में नहीं होगा, रिएक्टेंट में होगा। बेस क्या होता है? बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर जो H+ को ले ले, और H+ को लेने के लिए अपने लोन पेयर के थ्रू H+ पे अटैक करना पड़ता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं ये तो अपने लोन पेयर के थ्रू H+ पे कभी भी अटैक कर देगा, इसका लोन पेयर यहीं बैठा रहता है। लेकिन इसका लोन पेयर यहां नहीं बैठा रहता, ये रेजोनेंस शो करने रिंग में चला जाता है। और जब ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता, ये तो रिंग में चला जाता है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ना होने की वजह से H+ पे अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। H+ उतना रेडीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लोन पेयर उतना रेडीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा प्रोटोनेशन के लिए। H+ पे अटैक करने को बोलते हैं प्रोटोनेशन। सो एनिलीन is difficult to be protonated, but alkyl amines can be readily protonated. उनका लोन पेयर कहीं नहीं जाता, उनका लोन पेयर वहीं बैठा रहता है, ठीक है। लेकिन एनिलीन में रेजोनेंस चलेगा, रेजोनेंस के टाइम पे, और रेजोनेंस भी कौन सा? प्लस आर इफेक्ट। जब ऊपर का लोन पेयर रिंग में जाता है नीचे तो उसे प्लस आर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज। तो ये याद रखिएगा, ये लोन पेयर रिंग में चला जाएगा, और लोन पेयर मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि रिंग में सर्कुलेटेड रहता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से H+ पे अटैक करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई एनिलीन लीस्ट बेसिक होता है। अमोनिया से भी कम बेसिक होता है, अमोनिया भी इससे बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट अमोनिया में भी लोन पेयर हमेशा अवेलेबल तो है, समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहता। तो हम ये भी नहीं कहे कि बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, कभी कभी अवेलेबल हो भी जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिंग में इन्वॉल्व रहता है। तो बताइए आपको रीजन समझ में आया कि व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक? सब लोग बताइए। Yes, sir. सर Yes, आपने sir. जो अमोनिया से कंपैरिजन किया था वो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। अमोनिया से भी हमने यही कंपैरिजन करा कि देखो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं एल्काइलामीन्स, उससे कम होता है अमोनिया, उससे भी कम होता है एनिलीन, ठीक है। एनिलीन तो लीस्ट बेसिक कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत रेयरली अवेलेबल होता है प्रोटोनेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोन पेयर नाइट्रोजन पे बैठा ही नहीं मिलता, वो रिंग में गया होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। लेकिन इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर तो रेडीली अवेलेबल है, तो ये दोनों पहले H+ पे अटैक करेंगे, तो ये दोनों इससे ज्यादा तो बेसिक हैं, और इन दोनों को आपस में हमने कंपेयर कर ही लिया। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये, उससे कम ये, उससे कम ये। बताइए आप सब लोगों को ये सीक्वेंस भी समझ में आ गया ना? वांशिका Yes, क्लियर sir. है? तो Yes, लिखिए sir. आंसर, लिखिए आंसर लिखिए। इसमें कोई कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनाना, वी आर नॉट सपोज्ड टू मेक एनी कॉन्जुगेट एसिड। कोई इक्वेशन नहीं लिखनी, सीधे आंसर लिखो। एनिलीन इज लेस बेसिक, aniline is less basic since aniline is less basic since in it the lone pair over nitrogen, since in it the lone pair over nitrogen is lone pair over nitrogen is involved
in resonance over the ring, involved in resonance over the ring, due to which it is less available for protonation. Due to which it is less available for protonation. Less available for protonation. लिख लिया और समझ में भी आ गया, लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, ठीक है। अब देखिए जो मैं तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, बड़ा लेंथी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत लेंथी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब उसका आंसर पढ़ोगे ना तो आप अपने आप समझ जाओगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट, कितना सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, वो जरूर पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, अरेंज प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary, arrange primary, secondary and tertiary ethylamines, primary, secondary and tertiary ethylamines in order of their basic strength, in order of their basic strength in अब इन के आगे दो पार्ट्स लिखे नेक्स्ट लाइन में। फर्स्ट पार्ट लिखिए aqueous phase और सेकेंड पार्ट लिखिए gaseous phase। पहला पार्ट aqueous phase और सेकेंड पार्ट gaseous phase। देखो समझिएगा ध्यान से, पूछा क्या गया है, ये दो पार्ट हैं इसके अंदर, aqueous phase और gaseous phase। पहले किन तीन चीजों को कंपेयर करने के लिए पूछा गया है वो देखो, पहली लाइन में कौन कौन सी तीन चीजें पूछी गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इथाइलमीन्स। वो क्या होते हैं देखो, C2H5NH2 is a primary amine, primary ethyl, प्राइमरी भी इथाइल वाला, ठीक है। द सेकेंडरी इज C2H5NH, and the tertiary is C2H5N, C2H5 in all these three amines नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले विद रिगार्ड टू द फर्स्ट पार्ट, एक्वस फेज का मतलब है कि हमने इन तीनों अमाइंस को तीन अलग अलग बीकर्स में वाटर में ड्रॉप कर दिया, पानी में ड्रॉप कर दिया हमने तीनों अमाइंस को। तो इन एक्वस मीडियम, इन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, कौन ज्यादा अच्छा बेस एक्ट करेगा। अब वाटर का क्या रोल है, वाटर में डिसॉल्व करने पे कैसे डिसाइड होता है, वो सब मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन आप समझिए एक्वस फेज का मतलब इतना ही कि तीनों को हमने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, फिर पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा अच्छा बेस है। तो आप देखिए जब हम इन तीनों को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पहले हमें ये देखना होगा क्या। तीनों को वाटर में ड्रॉप करा, अब आपको पता है कि दीज आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, तो तीनों वाटर का H+ एक्सेप्ट करेंगे अपने लोन पेयर के थ्रू। ये भी यहां से H+ को निकाल लाएगा, ये भी यहां से वाटर को ले लेगा, सॉरी H+ को, और ये भी यहां से H+ को निकाल लाएगा। तो बनेगा क्या इस केस में, क्या बनेगा बताओ, इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बोलना जरा, कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मूला बोलो, क्या बनेगा पहले केस में, C2H5NH2 positive, NH3 positive. Can we draw it as this, C2H5NH3 positive, ठीक है। यहां पे एक H लगा हुआ है, एक और आ जाएगा तो NH2 पॉजिटिव हो जाएगा। C2H5N, C2H5H2 पॉजिटिव, यहां पे एक भी H नहीं है लेकिन एक आ जाएगा, C2H5N, C2H5H पॉजिटिव, ठीक है। पहले आप लोग बताइए, आपके माइंड में कोई भी एक्सप्लेनेशन है या कोई रीजन, कोई आंसर
आपको क्या लगता है इन तीनों अमाइंस में से ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए विद एनी रीजन? कॉन्जुगेट एसिड्स बना दिए मैंने, हाँ बताओ। द 3 डिग्री, क्यों ये सबसे ज्यादा बेसिक क्यों? बिल्कुल सही बताया आपने कि ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, यहाँ पे 1 है, तो हम कह सकते हैं इसमें मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। और मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसलिए हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। देखिए ये याद रखिएगा, एक्वस फेज में द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इज कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय 3 फैक्टर्स। एक्वस फेज में अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ 3 फैक्टर्स के बेसिस पे कलेक्टिवली डिसाइड करी जाती है। अभी तो आपने सिर्फ एक फैक्टर देखा है, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आपको ये बहुत ज्यादा स्टेबल लग रहा है और आपको लगता है कि ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन दिस इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर, देयर आर 2 मोर फैक्टर्स। देखते हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला फैक्टर तो है इंडक्टिव इफेक्ट। On the basis of the plus I effect of ethyl group, the conjugate acid of the tertiary amine seems to be more stable. हमें लगता है कि ये वाला conjugate acid सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव को काफी रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे उतना इफेक्टिवली पॉजिटिव रिड्यूस नहीं हो पाएगा और यहाँ पे और भी पुअरली रिड्यूस होगा। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे सब लोग बताइए, प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे हमें कौन सा अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक लग रहा है? टर्शियरी। ठीक है, थर्ड। अब देखिए बाकी के 2 फैक्टर हैं। जब आप किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हो ना, तो क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है हमारे पास बीकर में, तो बनने वाले जो कॉन्जुगेट एसिड्स होते हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनाते हैं। ये 3 वाटर के साथ 3 अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये सिर्फ 2 ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। और ये सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। जब कोई हमारा कंपाउंड वाटर के साथ बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, वाटर से बहुत अच्छी तरह सराउंडेड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं कि हमारा सॉल्यूट गॉट हाइड्रेटेड विद वाटर। और हाइड्रेशन में हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है। जितनी ज्यादा वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी हमारा कंपाउंड उतना लोअर एनर्जी पे पहुंच चुका होगा, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कम एनर्जी वाली चीजें ज्यादा स्टेबल होती है ना। देखो आप इसे बड़ा सिंपल टर्म्स में समझो, मेरे हाथ में ये एक बॉन्ड है, दिस इज अ बॉन्ड, और मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूं, तो आई नीड टू पुट सम एफर्ट, मेरी कुछ एनर्जी लग जाएगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। तो बॉन्ड को तोड़ते वक्त हमेशा एनर्जी देनी पड़ती, लेकिन बॉन्ड बनते वक्त हमेशा रिलीज। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी ना, तो कुछ एनर्जी रिलीज हो, ये रिलीज करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये लोअर एनर्जी पे आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा इनमें से कौन एनर्जी रिलीज करेगा और सबसे लीस्ट एनर्जी पे आ चुका होगा? प्राइमरी का कॉन्जुगेट एसिड। प्राइमरी का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा हाइड्रेट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो वो सबसे ज्यादा सॉल्वेट हो जाएगा वाटर के अंदर, सबसे ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा वाटर के अंदर, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करके सबसे लोअर एनर्जी पे आ जाएगा। और सबसे लोअर एनर्जी पे आ जाएगा फिर तो यही सबसे स्टेबल होना चाहिए। तो आपने देखा एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट तो कह रहा था कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हाइड्रेशन वाला फैक्टर कह रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मतलब हाइड्रेशन वाला इसको बेसिक प्रूफ कर रहा है कि ये ज्यादा बेसिक है, और इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है कि नहीं ये ज्यादा बेसिक। कॉन्ट्राडिक्टरी, अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हमें तीसरा फैक्टर भी देखना पड़ेगा। पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूं, यहां पे मैक्सिमम हाइड्रेशन हो रही, जैसे यहां पे मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट था, इसमें मैक्सिमम हाइड्रेशन। तीसरा फैक्टर है द हिंड्रेंस। देखो ब्रॉन्स्टेड बेस वो है जो H+ ले ले, जब यहां से भी H+ इसके लोन पेयर पे अटैक करने जाएगा, यहां से भी H+ इस पे जाएगा, यहां से भी H+ जाएगा, तो H+ को जाते वक्त सबसे ज्यादा हिंड्रेंस कहां पे फेस करनी पड़ेगी और सबसे कम हिंड्रेंस कहां पे फेस करनी पड़ेगी? किस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन बड़े आराम से पहुंच जाएगा और किस पे मुश्किल से पहुंचेगा, तीनों से टकराता हुआ। ठीक है, आप देखिए दिस नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 3 बल्कियर इथाइल ग्रुप्स, और ये 3 बल्कियर इथाइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के आसपास आने वाले हाइड्रोजन को थोड़ी ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करेंगे। यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप में हिंड्रेंस कम किया, जल्दी आ जाएगा,
और यहां तो एक ही इथाइल ग्रुप है पीछे की तरफ, तो H बड़ा, उसको सारा रूट खुला हुआ मिल रहा है, H बड़ी जल्दी अटैक कर देगा। तो मिनिमम हिंड्रेंस टू द अटैक ऑफ इनकमिंग हाइड्रोजन को मिनिमम हिंड्रेंस कहां पे मिल रही है? तो मिनिमम प्राइमरी बेसिस पे इथाइल। भी, तो बताइए मिनिमम हिंड्रेंस के बेसिस पे किस अमाइन को सबसे जल्दी H+ ले लेना चाहिए? प्राइमरी इथाइलामाइन। तो इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम हिंड्रेंस एंड मैक्सिमम हाइड्रेशन, प्राइमरी अमीन सीम्स टू बी मोर बेसिक। प्राइमरी अमीन को अब दो फैक्टर ने सपोर्ट कर दिया, हिंड्रेंस भी कम, H+ आना भी इजी है, और H+ आने के बाद जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो हाइड्रेट भी बड़ा अच्छा हो रहा है। सही है, तो ये याद रखिएगा, इसको दो फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक ये इंडक्टिव वाला फैक्टर इसके फेवर में नहीं जा रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब इसमें बहुत ही कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। सही है, इसको एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है लेकिन दो अपोज कर रहे हैं। हाइड्रेशन बहुत पुअर हो रही है, हिंड्रेंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा अच्छा चल रहा है। अब बेशक इसको दो फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, इसको एक ही फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये भी याद रखना होगा आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट वाला फैक्टर इज अ मोर डोमिनेटिंग, इज अ मोर प्रोनाउंस्ड फैक्टर। इंडक्टिव वाला जो फैक्टर होता है ना, ये वाला फैक्टर, इसकी वेटेज ज्यादा होती है, ये इसका असर ज्यादा होता है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। ये हिंड्रेंस वाले फैक्टर, हाइड्रेशन वाले फैक्टर, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये उतने डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, थोड़े हल्के फैक्टर, ठीक है, लेकिन इसकी डोमिनेंस ज्यादा है, इसकी वेटेज ज्यादा है। सही है, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इसको एक डोमिनेटिंग फैक्टर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दो लाइटर फैक्टर इसको अपोज कर रहे हैं। इसको दो कहने को तो दो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो दो लाइटर है, ठीक है, एक बड़ा हैवी और डोमिनेंस वाला फैक्टर इसको अपोज कर रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ the collective effect of all the three factors considered together, ultimately it was found कि ना ये ज्यादा बेसिक है, ना ये ज्यादा बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक है। Secondary amines are found to be most basic because in them all the three factors plays a balanced role, neither too favorable nor too opposing। समझ रहे हैं, इसमें अगर एक फैक्टर सपोर्ट कर रहा है तो दो अपोज भी तो कर रहे हैं, इसको अगर दो सपोर्ट कर रहे हैं तो एक डोमिनेटिंग वाला अपोज भी तो कर रहा है, लेकिन इसमें ऑल द थ्री फैक्टर्स आर प्लेइंग अ बैलेंस रोल, नाइदर टू फेवरेबल नॉट टू अपोजिंग। इसलिए एक्सपेरिमेंटली, आपको तो थ्योरेटिकली बता रहा हूं मैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली स्टडी करा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्टिव इफेक्ट ये देखा गया कि सेकेंडरी अमीन्स सबसे ज्यादा बेसिक होती हैं, क्योंकि उनमें तीनों फैक्टर्स एक बैलेंस्ड रोल प्ले करते हैं। समझ रहे हैं, आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेटिंग फैक्टर टर्शियरी अमीन्स आते हैं, और सबसे पीछे प्राइमरी ही रह जाता है। तो एक्चुअल ऑर्डर निकल के ये, फिर 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एक्वस फेज। समझ रहे, तो जब एक्वस फेज का आंसर पूछा जाता है ना, तो आपको पूरी तीनों इफेक्ट्स के बारे में, तीनों फैक्टर्स के बारे में बताते हुए एक कलेक्टिव एक्सप्लेनेशन देनी होती है, वो सब मैं लिखवाऊंगा। पहले बताइए आपको समझ में आया कि तीन फैक्टर्स क्या क्या है, और इन तीनों के बेसिस पे कलेक्टिव इन्फ्लुएंस हमने कैसे डिसाइड किया? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एक्वस फेज में ले रहे हैं इन अमाइंस को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारी ज्यादा होगी जिसकी वो ज्यादा बेसिक होगा। वही तो मैं कह रहा था कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है ना वंशिका। नहीं सर, इन कंपैरिजन आपने बोला ना कि इंडक्टिव इफेक्ट्स सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है वो। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग, क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे द प्रेजेंस ऑफ चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली डिस्टेबलाइजिंग होता है, न्यूट्रल चीजें हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। सही है, और ये याद रखिएगा और ऊपर से नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज तो और भी अनस्टेबल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव उसे बोलते हैं व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब इमेजिन करो, आदत तो है किसी की इलेक्ट्रॉन खींचने की, आ गया उस पे पॉजिटिव, तो ये तो उसकी नेचर के बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हाईली डिस्टेबलाइजिंग है, और जो इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा वो इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा। तो हाइड्रेशन से भी ज्यादा डोमिनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इंडक्टिव इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत डोमिनेंट इफेक्ट है। सही है, बेशक नंबर वाइज इसको दो फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, सुनने में ये लग रहा है कि इसको दो सपोर्ट कर गए, लेकिन वो दो थोड़े हल्के फैक्टर है, उनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, उतने ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नहीं है उनका जितना इसका प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो ये तो हमें याद ही रखना पड़ता है। तो लिखिए इसके बारे में, सबसे पहले तो एक्वस फेज में ये बनाइए पूरा। एक्वस फेज के अंदर यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस, ये पूरा ड्रॉ करिए।
जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं सब लोगों को समझ में आया ये या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कर लिया नोट यस सर। Yes, sir. सबने? एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, सो मैं आपको लिखवाता हूँ एक्सप्लेनेशन। एक्वास्पेस फर्स्ट पार्ट, इसी के ऊपर जहां आपने ये नोट करा था वहीं पे फर्स्ट पार्ट हेडिंग डाली होगी आपने, एक्वास्पेस हेडिंग डाली, फर्स्ट पार्ट एक्वास्पेस लिखिए, इसकी थ्योरी लिखिए। इन aquaspace the basic strength is collectively decided by three factors. The basic strength is collectively decided by three factors. अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, पॉइंट वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक पैराग्राफ लिखिए, लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिखो, on the basis of the maximum plus I effect, on the basis of the maximum plus I effect of ethyl groups, maximum plus I effect of ethyl groups, 3-degree amines seems to be more basic. 3-degree amines seems to be more basic. On the basis of the plus I effect of electron releasing alkyl groups, the 3-degree amine seems to be more basic. However, on the basis of the maximum hydration of conjugate acid,
maximum hydration of conjugate acid and minimum hindrance to the attack of proton, minimum of proton अटैक ऑफ प्रोटॉन के आगे कॉमा लगाइए। सेक्शन कहां से रिपीट करूं? एक बार दोबारा से सुन लीजिए। However, on the basis of the maximum hydration of the conjugate acid, on the basis of the maximum hydration of the conjugate acid and minimum hindrance to the attack of proton, and minimum hindrance to the attack of proton, minimum hindrance to the attack of proton, the primary amine seems to be more basic. The primary amine seems to be more basic. Primary amine seems to be more basic. Next paragraph में लिखिए, but अटैक ऑफ प्रोटॉन का क्या मतलब है? अटैक ऑफ प्रोटॉन का मतलब ये प्रोटॉन जब इस पे अटैक करने जाएगा तो हिंड्रेंस कम होगी, ये प्रोटॉन जब इस पे अटैक करने जाएगा तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस होगी। यस सर। नेक्स्ट लाइन में गो, but on the basis of the collective effect, on the basis of the collective effect of all the three factors, on the basis of the collective effect of all the three factors, the secondary amines, the 2-degree amines, are actually found to be most basic. 2-degree amines are actually found to be most basic as in them, all the three factors are in a balanced state. That is neither too favorable nor too opposing. Neither too favorable. All the three factors are in a balanced state. All the three factors are in a balanced state. That is neither too favorable nor too opposing. Neither too favorable nor too opposing. सब लोग बताइए, यहां तक लिखा और समझ में भी आया? Yes, sir. अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया 2 डिग्री तो सबसे ज्यादा लीड कर गया क्योंकि इसमें तीनों फैक्टर्स एक बैलेंस रोल प्ले करते हैं। 3 डिग्री इसलिए लीड कर रहा है 1 डिग्री के ऊपर क्योंकि इसमें एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, इंडक्टिव है। लेकिन ये चीज आपको माइंड में याद रखनी है, कुछ आंसर में नहीं लिखनी, कि 3 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में ना बहुत ही नेग्लिजिबल सा डिफरेंस होता है। 3 डिग्री बहुत थोड़ा सा ही लीड कर रहा है 1 डिग्री के ऊपर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 3 डिग्री और 1 डिग्री में, बहुत बिल्कुल ही पास होते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से ही इफेक्ट्स है 3 डिग्री 1 डिग्री के ऊपर लीड करता है। और अगर थोड़ा सा भी हम चेंजेस कर दें ना, कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, कुछ डिसबैलेंस कर दें, तो हम 1 डिग्री को 3 डिग्री को ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, वो भी मैं आपमें बहुत ही माइन्यूट सा गैप होता है, सही है सर आपकी मैं अभी आपको वॉइस ब्रेक हो रही है। गैप कैसे ओवरकम करा जा सकता है। यस, मेरा वीडियो भी ब्लर आ रहा है, आपको वॉइस क्रैक हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा? यस सर, वॉइस क्रैक हो रही है।
तो इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, वीडियो बहुत ब्लर्ड है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Okay. गुड इवनिंग Good evening, sir.